वेलकम बैक टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। फ्रेंड्स, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूरोपियन यूनियन, जो हमने पिछले वीडियो से बिगिन किया था। आई होप आपने मेरी वो वीडियो देखी है एंड हैव लाइक द सेम। फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक यूरोपियन यूनियन। इसीलिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू वॉच इट टिल द एंड एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और साथ ही साथ में मेरी चैनल की वीडियोस, मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी उतने ही बेनिफिट लें जितना आपने लिया है। बिगिन करते हैं। हम यहाँ बिगिन करने वाले हैं व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन, एक्चुअली द टॉपिक ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, हम इसको समझेंगे एंड पढ़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। दिस इज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज जनरली आस्क्ड, व्हाट इज मार्शल प्लान। और साथ ही साथ में या तो ये डायरेक्ट होगा व्हाट इज मार्शल प्लान, और द क्वेश्चन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। या तो आपसे फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन पूछा जाएगा या फिर मार्शल प्लान पूछा जाएगा। ठीक है, दोनों ही सूरतों में आंसर यही होने वाला है जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो आपको ज़्यादातर स्पेसिफिकली रेड से चीज़ें दिख रही हैं, स्पेसिफिकली जो हाईलाइटेड हैं, जो रेड से हैं एंड जो अंडरलाइंड भी हैं, बोल्ड में हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 1 मार्क क्वेश्चंस। तो वो आपको ये भी याद रखने हैं। तो पहली चीज़ अगर हम समझे कि व्हाट इज़ मार्शल प्लान बेसिकली यूएस लेकर के आया था टू फाइनेंशियली हेल्प द यूरोप पोस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। क्यों? क्योंकि यूरोप जो था वो बहुत फाइनेंशियली डिसेबल्ड हो गया था। ठीक है, काफ़ी नुकसान था फाइनेंशियली यूरोप को। तो यूरोप को फाइनेंशियली एड करने के लिए यूएसए ब्रॉट इन मार्शल प्लान, और उस मार्शल प्लान के अंडर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने। पहला जो मेजर कॉर्पोरेशन बना दैट वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, दैट इज OEEC, इन द ईयर 1948। ये किस लिए था? ताकि जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियली एड किया जाए, एक फोरम बने, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर ये था, ताकि वेस्ट यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड और कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से कॉपरेट करें। जो अभी तक झगड़ते आ रहे थे वहाँ अब कॉपरेशन की बात होने लग गई है कि कॉपरेट करेंगे आप, हम आपके साथ ट्रेड करें, आप हमारे साथ ट्रेड करो, वील कॉपरेट ऑन ईच अदर्स ट्रेड एंड कॉमर्स इश्यूज। ठीक है, तो ये बना OEEC इन द ईयर 1948। आई रिपीट, टू एड द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। एक प्लेटफॉर्म, एक फोरम की तरह बना जिसमें दे विल कॉपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। नेक्स्ट अप आया, अभी जो ये ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, जो कॉपरेशन बना, ये एक इकोनॉमिक कॉपरेशन है। ठीक है, जिसमें सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स की बातें हो रही हैं, लेकिन अब उसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देने के लिए आया, फॉर्मेशन हुई काउंसिल ऑफ यूरोप की इन द ईयर 1949, ताकि एक पॉलिटिकल कॉपरेशन और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिले। देन केम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन द ईयर 1957। देन यूरोपियन पार्लियामेंट, एक यूरोपियन पार्लियामेंट बनना बिगैन हुआ। अब ये यूरोपियन पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा। यूरोप अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, इट्स नॉट अ कंट्री। तो अब अगर हम यूरोपियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज स्टार्टेड एक्टिंग एज अ नेशन स्टेट, राइट। अब वो क्या था, क्यों था, वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, राइट। फिर हुआ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। अभी तक जो एक हर्डल था, ठीक है, किसी भी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कॉपरेशन जो इमर्ज हो सकती थी, स्ट्रॉन्ग इमर्ज हो सकती थी, जो यूएसए को टफ कंपटीशन दे सकती थी, उसके लिए कहीं ना कहीं हर्डल था सोवियत यूनियन। लेकिन अब क्योंकि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो अब जो ये यूरोपियन यूनियन है उसका जो फॉर्मेशन है, जो एक स्पीड अप हो गई वो फॉर्मेशन, ठीक है, और उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन इमर्ज्ड पावरफुल, राइट। देन केम फाइनली द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन द ईयर 1992 विथ अ मैस्ट्रिस ट्रीटी। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, हाईलाइटेड है, ब्लैक से है, ये भी आपके लिए 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैस्ट्रिस ट्रीटी ये एक फाउंडेशन ट्रीटी थी जिसको 12 नेशंस ने साइन किया था। ठीक, अब हम समझते हैं कि ये नेशन स्टेट क्यों था। ठीक है, यूरोप जो एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन जो एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन आया, फिर पार्लियामेंट बन रहा है, राइट। तो ये एक नेशन स्टेट अपने आप में एक कंट्री की तरह फॉर्म होने लगी, एक कंट्री की तरह बिहेव करने लगी। ऐसा क्यों?
अब इंडिया एक कंट्री है, एक नेशन स्टेट है, उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, सिक्योरिटी पॉलिसी हो सकती है, अपनी करेंसी हो सकती है, अपना एक फ्लैग हो सकता है। लेकिन हम कहें कि यूरोप की ये सारी चीज़ें हैं तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाता है और दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बट ऐसा क्यों हुआ ये हम समझते हैं, क्योंकि यूरोप की जितनी भी कंट्रीज थी एक कॉमन फॉरेनर सिक्योरिटी पॉलिसी था उनका कि कोई भी अपने इंडिविजुअली फॉरेन रिलेशंस नहीं रखेगा, एज अ टुगेदर अगर हम पर हमारे साथ कोई जो भी हमें फॉरेन यूरोप से रिलेटेड के आउटसाइड जो भी फॉरेन कंट्रीज से हमें रिलेशंस रखने हैं दैट विल बी इन अ कोऑपरेटिव वे, कॉमन पॉलिसीज होंगी। ठीक है, कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, साथ ही साथ में एक सिंगल करेंसी जो कि यूरो है, वर्ल्ड मतलब पूरे यूरोप में एक सिंगल करेंसी है। ठीक है, देन कॉमन फ्लैग है इनका, ठीक, एक कॉमन एंथम है जो ये गाते हैं, कॉमन फाउंडिंग डेट है इनकी। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है इन लोगों के लिए, इसीलिए इट हैज स्टार्टेड एक्टिंग एज अ नेशन स्टेट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, दैट व्हाई हैज द यूरोपियन यूनियन बिगैन एक्टिंग एज अ नेशन स्टेट, ये याद रखना है आपको। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर इज, बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं बाय द यूरोपियन यूनियन टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्व्स, वो नहीं फुलफिल हो पाया, ऑल दोज अटेम्प्ट्स फेल्ड। ठीक है, पार्लियामेंट बन गया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिल गई, काउंसिल बन गई, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया, ऑल दीज अटेम्प्ट्स फेल्ड। क्लियर, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। नेक्स्ट आते हैं, कुछ 1 मार्क से पर्सपेक्टिव से हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो यूरोपियन यूनियन जब साइन हुआ और जिस मैस्ट्रिक्स ट्रीटी से ये साइन हुआ उसके अगेंस्ट थे। साथ ही साथ में वो नहीं चाहते थे कि कॉमन यूरोपियन करेंसी होनी चाहिए, यूरो। तो ये दो चीज़ें थी जिनको दो कंट्रीज ने अपोज किया एंड एज अ रिजल्ट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोप एनी मोर, यूरोपियन यूनियन का वो पार्ट नहीं है, दे आर डेनमार्क एंड स्वीडन। तो ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है फ्रॉम दी 1 मार्क पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, 1 मार्क के पर्सपेक्टिव से दीज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो दो कंट्रीज स्वीडन एंड डेनमार्क दे अपोज द मैस्ट्रिक्स ट्रीटी एंड द यूरोपियन कॉमन करेंसी यूरो। वहीं अगर हम इससे फ्लैग से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, देखो एक फ्लैग है हर एक कंट्री का, जैसे इंडिया का एक फ्लैग है वो सिंबलाइज करता है कोई चीज़। ठीक है, जैसे हम अपने फ्लैग में देखेंगे ऑरेंज है, वाइट है, ग्रीन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कुछ कलर्स हैं जो सिंबलाइज करते हैं। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन का जो एक फ्लैग है वो भी सिंबलाइज करता है किसी चीज़ को, वो क्या है यहाँ पे आपसे वो भी पूछा जाएगा। और उसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूँ आपको कि आप ये जो एक फ्लैग है, ठीक है, दिस ब्लू कलर सिंबलाइजेस समथिंग, दीज स्टार्स आर टोटल 12 इन नंबर एंड दे ऑल्सो मीन समथिंग। तो वो क्या मीन करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन अगेन। तो ये भी याद रखना है दैट दिस फ्लैग द ब्लू कलर स्टैंड्स फॉर सॉलिडारिटी एंड हार्मनी। सॉलिडर मतलब, सॉलिडारिटी मतलब क्या, हम पीस एंड हार्मनी रखेंगे, भाईचारा रखेंगे, कोई अशांति वाली बातें नहीं होंगी, एवरीथिंग वुड बी पीसफुल। और साथ ही साथ में ये जो 12 आपके कह सकते हैं स्टार्स हैं, जो गोल्डन स्टार्स हैं, दे आर टोटल 12 इन नंबर एंड दे स्टैंड फॉर परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। अगर आप देखोगे 12 हमारे ग्रह होते हैं, 12 हमारे स्टार्स हैं, 12 ग्रह होते हैं, है ना। तो और साथ ही साथ में हमारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, किसी भी आप टीम में ले लो 12 प्लेयर्स ही होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 12 जो है वो स्टैंड करता है परफेक्शन को, ठीक है, परफेक्ट है ये चीज़, कंप्लीटनेस है, यूनिटी है। तो ये 12 नेशंस जिन्होंने मिलकर के साइन किया था, याद होगा आपको, मैस्ट्रिक्स ट्रीटी अभी बताया मैंने। तो ये 12 नेशंस, उसी 12 स्टार्स जो हैं वो उसी को कह सकते हैं, दैट मीन्स वी आर कंप्लीट, वी आर परफेक्ट इन टुगेदर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अगेन 1 मार्क क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से ही है ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे हो सकता है ये भी पूछा जाए कि करंटली कितने मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन के, तो याद रखने हैं करंटली देयर आर 28 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। साथ ही साथ में कौन से नए मेंबर्स है जिन्होंने ज्वाइन इन किया, कौन से मेंबर्स है जिन्होंने एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन को, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर हम नए मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया उसके बारे में बात करें तो क्रोटिया एंड मयोटे, इन्होंने 2013 और 2014 में रिस्पेक्टिवली ज्वाइन किया। उसके अलावा आप मैप देखोगे, आपकी बुक में भी मैप ये दिया हुआ है, उसमें ये लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड हंगरी, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने 2004 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया।
तो ये डेट, ये नाम है बहुत ज़रूरी जो याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है कि कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन को। तो ब्रेग्जिट नाम आपने बहुत पॉपुलरली सुना होगा। ब्रिटेन रिसेंटली इन दिस ईयर ओनली अराउंड जनवरी फरवरी 2020 एग्जिटेड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज, उनको दे वर फेसिंग सर्टन इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स, मेनी पीपल वर गेटिंग इनटू द ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में काफ़ी इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स थे, दे वर कमिंग अप फॉर दी बहुत सारे लेबर, ठीक है। हम इसके बेनिफिट्स में भी समझेंगे कि यूरोपियन यूनियन के क्या बेनिफिट्स हैं। जो एम्प्लॉयमेंट है वो यूरोपियन लोगों को या ब्रिटेन के लोगों को लगा कि अब हमारा हक है ना उस पर, बाहर के लोग क्यों आके हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं एक रेफरेंडम हुआ था, ठीक है, जिसमें लोगों ने कह सकते हैं पॉपुलरली जो है वो वोट दिया अगेंस्ट इट कि हमें we want to exit this European Union, so hence Brexit, clear। अब इसके ग्रोथ की बात करते हैं, और ग्रोथ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 मार्क का क्वेश्चन होता है ये, जो आपके आने वाले पेपर्स में भी, पिछले पेपर्स में भी आया हुआ है कि ऐसे मेजर 3 फैक्टर्स बताइए जिसकी वजह से हाईली इन्फ्लुएंशियल है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। वेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ 6 मार्क क्वेश्चन, स्टार्टेड विद एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से बिगिन करो, ये मैंने इंट्रोडक्शन ही यहाँ पे दिया है। और साथ ही साथ में देन कम अप विद सर्टेन पॉइंट्स इन अ क्लियर एंड सोफिस्टिकेटेड वे। तो यहाँ जैसे अगर हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का जो आपकी बुक में भी ये डेटा दिया हुआ है, $12 ट्रिलियन 2005, एज ऑफ 2005 यूरोपियन यूनियन का जो एक जीडीपी रही है, उनकी जो इनकम रही है, इकोनॉमी रही है, इट हैज़ बीन $12 ट्रिलियन, विच वॉज मोर देन दैट ऑफ यूएसए, ठीक है। और किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को कोई चीज़ कितनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है उसके फैक्टर्स, कुछ सर्टेन फैक्टर्स, जैसे उनमें वन ऑफ इट इज़ इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है सो यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड, आपकी एक से होगी उस पर्टिकुलर रीजन में, एंड एज अ रिजल्ट यूरोपियन यूनियन हैज़ अ से, राइट। एक सुपर पावर जिसको हम कहते हैं यूएसए, उससे ज़्यादा अगर उसकी जीडीपी है, दैट मीन्स ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन हैज़ अ से, राइट। तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की वजह से इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर, या कह सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अ कंट्री टू हैव अ ग्रेटर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन एवरी वे सेंस, ठीक है, इन देयर रीजन। अब वहीं अगर हम ट्रेड की बात करें तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर भी काफ़ी से है और कंट्रीब्यूशन रहा है। क्यों है, क्योंकि उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। यूरोपियन यूनियन का भी जो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड ओवरऑल जो यूरोपियन यूनियन ने किया है, ठीक है, वो यूएसए से अराउंड 3 टाइम्स ज़्यादा रहा है। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कहीं ना कहीं जो डिस्कशन होता है ट्रेड से रिलेटेड, उसमें यूरोपियन यूनियन का से बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इन फैक्टर्स की वजह से ये एक से बन जाता है, इसका इन्फ्लुएंस बन जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आप सिर्फ अपने डेटा को मेंशन कर दो जो बुक में दिया गया है और आपका आंसर कंप्लीट हो गया, देन इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है विद इन दिस सेंस, ठीक है। वहीं अगर हम पॉलिटिकल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक रीजंस की बात करते हैं तो आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? देन यू हैव, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, ठीक है, कि वो बाकी नेशंस के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड के सेफ्टी, सिक्योरिटी, न्यूक्लियर इश्यूज के एस्पेक्ट्स में भी काफ़ी से रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कि चाइना जो है, इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट उससे क्या हुआ, इट हैज़ ऑलवेज वोटेड अगेंस्ट, या वीटो, उसने हमेशा वीटो पावर का यूज़ किया है अगेंस्ट द इंडियाज नॉमिनेशन फॉर गेटिंग अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों? बिकॉज चाइना को कहीं ना कहीं खतरा है, ठीक है। तो एक से बन जाती है बिकॉज आप उसका मेंबर हो, ठीक है, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स होना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड हाईली वैल्यूड। तो एवरी कंट्री लाइक इंडिया इज ऑलवेज ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी से बन जाती है, जो अभी एक नॉन परमानेंट मेंबर होकर के आप नहीं से रख पाते अपनी, वो आप रख सकते हो। तो जैसे अगर हम यूरोप की कंट्रीज़ की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रिटेन और फ्रांस, ये 2 मेंबर्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में। वहीं साथ साथ
नॉन परमानेंट मेंबर्स भी काफ़ी हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में के, और उनमें से काफ़ी कंट्रीज जो हैं वो अगेन यूरोप का पार्ट हैं। तो आप देखोगे कि मतलब यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज का से है, ठीक है, तो उनका इन्फ्लुएंस उनका रीजन पे दबदबा बन जाता है। अगर वर्ल्ड सिक्योरिटी की बात हो, ट्रेड से रिलेटेड बात हो, तो कहीं डिप्लोमेसी की बात हो, तो इन सब चीज़ों में उस पर्टिकुलर कंट्री का से हो जाता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि यूएस का जो एक हेजिमनी के तौर पर उसने एक जो इंटरवेंशन करी, ठीक है, जो ये इराक गल्फ वॉर हुआ, उसमें आपने पिछला चैप्टर ऑल्दो आपका पार्ट नहीं है सिलेबस का, बट उसमें बिकॉज द यूएसए हैज़ गॉट इन्वॉल्व इन दैट, तो उस पर भी, उस इन्वॉल्वमेंट पर भी ब्रिटेन का से रहा है, यूरोपियन यूनियन का से रहा है। क्यों? क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम मिलिटरली इसका देखें तो ये तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए। अगर हम मिलिटरली देखें तो जो कंबाइंड फोर्सेस हैं यूरोपियन यूनियन की, वो यूएसए से जस्ट नेक्स्ट आती हैं। सो अगेन वो टफ कंपटीशन दे रहे हैं, ठीक है। उसका एक्सपेंडिचर भी है जो डिफेंस पर, अपने मिलिट्री पर, डिफेंस सिस्टम पर जो यूरोपियन यूनियन अपना खर्चा कर रहा है वो भी कई ज़्यादा है यूएसए से, क्लियर। अब वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास काफ़ी न्यूक्लियर वेपन्स एंड आर्सेनल्स, तो एक न्यूक्लियर खतरा भी है, ठीक है, यूएसए को कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बड़ा फैक्टर हैं जो यूरोपियन यूनियन का से और इन्फ्लुएंस अपने रीजन में बनाते हैं, क्लियर। तो दे हेंस दे हैव अ स्ट्रांग मिलिट्री इकोनॉमिक इकोनॉमी हैज अ से, हेंस उनकी एक स्ट्रांग मिलिट्री इकोनॉमी है, एंड देन दे हैव अ से इन ट्रेड एस्पेक्ट्स टू। तो अगर आप अपना 6 मार्क का क्वेश्चन जो है वो एक इंट्रोडक्शन से बिगिन करते हो, सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कंक्लूजन फॉर द सेम एज वेल। आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। दीज अगेन आर अ पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट 6 मार्क क्वेश्चंस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। अगर हम कुछ मेरिट्स की बात करें तो मेरे जैसे जैसे सपोजिंगली आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, एक लेबर के लिए बहुत आसान है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी हुआ है मेरे यूरोपियन यूनियन से। इन्वायरमेंट पर भी यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन काउंसिल ने काफ़ी काम किया है, इन्वायरमेंट पर एक ग्रेटर सिक्योरिटी मिली है, एक कह सकते हैं एक सिक्योरिटी नेट बना है लोगों के लिए, कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। जो कस्टमर्स हैं उन यूरोपियन कंट्रीज़ के में, जो लोग रहने वाले लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि एक ग्लोबल एक सिंगल मार्केट है उनके लिए, ठीक है। तो और साथ ही साथ में ट्रेड बैरियर्स नहीं हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड है, टैरिफ्स भी बहुत कम है, तो उनको एक स्टेबल प्राइसेस मिले हैं अपने फूड के लिए, अपने आइटम्स के लिए एक स्टेबल प्राइसेस मिले हैं। कोई अगर मैं हूँ, अगर मुझे किसी और यूरोपियन कंट्री में जाकर के, आई एम अ पार्ट ऑफ अ यूरोपियन कंट्री, एक यूरोप कंट्री का मैं मेंबर हूँ, ठीक है, मेरा अपना अपना बिजनेस है, एंड आई वांट टू सेंड दैट बिजनेस, या मैं उस बिजनेस को बाकी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में बेचना चाहती हूँ, तो मेरे लिए कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, फ्री ट्रेड है, रिड्यूस टैरिफ्स हैं, तो मुझे भी बेनिफिट है, वहाँ के लोगों को भी उतना ही बेनिफिट मिलता है। पुअर कंट्रीज जो है उनको एक सेफ्टी नेट मिला है, उनके लिए ये एक कह सकते हैं एक ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पर, एनवायरमेंटल इश्यूज पर इनके लिए काफ़ी, तो कह सकते हैं इन शॉर्ट कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, लेबर इधर से उधर आसानी से जा सकती है, बिकॉज आफ्टर द यूरोपियन यूनियन, द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उसी के बाद ही ये जो आप एक वीज़ा से यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, सारी कंट्रीज़ में आप एक ही वीज़ा से ट्रैवल कर सकते हो, तो ये एक फ्री मूवमेंट है लेबर की। तो यहाँ लोगों को ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिली है, ठीक है। इकोनॉमी जो अभी तक ख़राब थी, पुअर कंट्रीज़ जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बैकवर्ड थी, तो उनको इस यूरोपियन यूनियन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, अगर हम ये कुछ मेरिट्स की बात करें। अगर हम कुछ डीमेरिट्स की बात करते हैं तो एवरीथिंग हैज़ सम नेगेटिव्स एज वेल। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो गल्फ वॉर था उसमें यूएसए का से था, ठीक है, वो इट वाज इंटरवीनिंग इन दैट, सद्दाम हुसैन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जिसने किया उस पर काफ़ी यूएसए का से था। लेकिन उस टाइम ये नहीं लेकिन अब ये देखो कि उस टाइम पे यूएसए को सपोर्ट करते कुछ कंट्रीज थी, ब्रिटेन था, ठीक है, उसको वो सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपने फॉरेन पॉलिसी देख रहे थे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी रही है यूरोपियन यूनियन की, बट अपनी अपनी कंट्रीज़ ने, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी अपनी फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी अपनाई हैं, जैसे ब्रिटेन, ठीक है। तो
ये कोई एक कह सकते हैं ना, अगर आप में से कोई दगा दे जाए, 10 लोग हैं उसमें से अगर आप एक साथ स्ट्रांग और एक बैकआउट कर जाए तो आपकी पावर जो है वो कम हो जाती है। तो इसी तरीके से जो एक पावर जो है यूरोपियन यूनियन की वो कहीं ना कहीं कम हो गई एज अ रिजल्ट। ठीक है, स्वीडन डेनमार्क ने भी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी और यूरोपियन करेंसी को रिजेक्ट किया। काफ़ी फ्री मूवमेंट हुई है, उसकी वजह से काफ़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स रही हैं, सेफ्टी नेट इतना ज़्यादा डिसहार्म हुआ है क्योंकि कहीं से भी कोई भी इंडिविजुअल आकर के आ जा सकता है, इकोनॉमिक बर्डन रहा है। ठीक है, और बड़े बड़े नेशंस पे ज़्यादातर जनरली होता है जो फोकस ज़्यादा होता है। तो इन सब रीजंस की वजह से ये कुछ डीमेरिट्स हैं यूरोपियन यूनियन के जो आपके लिए ज़रूरी हैं जानने। वहीं अगर हम इससे कुछ पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यहाँ पे आपसे मेनली पूछा ये गया है कि एक जो एफर्ट है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का एफर्ट था, मैंने आपको बताया था, दे मेड ऑल द एफर्ट्स टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो एफर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर कंपेयर किए गए हैं टाइटैनिक के साथ, एक शिप के साथ। क्यों? क्योंकि टाइटैनिक भी आप जानते हो अपने आप को बचाते बचाते भी वो डूब गई। ठीक है, उसी तरीके से जो यूरोपियन यूनियन है वो भी बचाते बचाते, ठीक है, अपना फॉर्मेशन करते करते, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग करते करते भी वो नहीं कर पाए। एट द एंड ऑफ द डे फाइनली क्या हुआ, फाइनली वो सारी चीज़ें पानी में डूब गई। उनके एफर्ट्स जो थे, जो उन्होंने लगाए, अटेम्प्ट्स जो लगाए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के, वो सारे डूब गए। तो ये रीजंस रहे हैं जहाँ जिसकी वजह से ये आपसे कंपैरिजन पूछा गया है। ठीक है, राइट। सो आई होप ये समझ में आए होंगे। दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो, समझ में आया है। इफ अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स एवरीवन। आई विल बी बैक वेरी सून फॉर द एशियन टॉपिक। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट टू, एंड आई होप एवरीवन you have liked my video and have subscribed to my channel. Stay tuned for everyone. Thank you.